अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद अनवर, नया दौर मीडिया नेटवर्क, और मेरे साथ सत्तार ख़ान मौजूद हैं। ख़ान साहब, ये जो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि आलमी जंग लगने का ख़तरा है, आज हमने देखा कि चंद ही घंटों में जब ईरान के ऊपर अटैक किया इज़राइल अमेरिका ने मिल के, तो ईरान ने ना सिर्फ इज़राइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर मिज़ाइल फेंके, बल्कि उसने बैक वक्त सऊदी अरब और कतर और बहरीन, अबू धाबी, कुवैत, यानी कि हर जगह पे जहाँ जहाँ अड्डे थे उनके, अमेरिकन अड्डे, वहाँ वहाँ उसने अटैक किया। अब ये एक चंद घंटों के अंदर ये जो लड़ाई एक इंटरनेशनलाइज हो गई, पूरा मशरिक़ वुस्ता उसकी लपेट में है आज। आप क्या देखते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी? क्योंकि जो अमरीकी हदफ है वो कह रहे हैं कि हमने खामनाई को भी और जो प्राइम मिनिस्टर है ईरान के, दोनों को हंट करना है, रिजीम चेंज करना है। उनका जो न्यूक्लियर और बाकी चीज़ें वो तो बहाना है, वो बुनियादी तौर पे एक रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इज़राइल के इरादे तो बहुत ख़तरनाक हैं, वो जो जिस तरह की बातें कर रहा है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? एक तो तीसरी चौथी मर्तबा ये बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे जो यकीन करता है ना, मुझे उसके अक्लमंद होने पे शक होना शुरू हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का मिजाज, तबीयत है, जो अब तक जिस तरह की वो गुफ्तगू करता है, और फिर बाद में जिस तरह के वो एक्शन करता है, उसके बाद मेरे जैसा बंदा तो डोनाल्ड ट्रंप को कभी सीरियस नहीं लेगा। अभी चंद घंटे पहले तक तो हमें बता रहा था कि जी वो बातचीत हो रही है, हाँ, मतलब जो एग्रीमेंट होने वाला है। रात का अपडेट ये था अब कि देखो अभी ना, मैं हमला नहीं करना चाहता। यार वही बात हो गई। मेरा भी ज़हन बन चुका था, मेरी तरह कईयों का ज़हन बन चुका हुआ था कि यार ये लड़ाई नहीं होगी, ये कोई किसी जगह पे इनकी बातचीत पे ना कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। ये हमें अब देखो ना, ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी ज़िंदा मिसाल डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार ना करने की एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने, आपके मुल्क में पड़ी हुई है कि मुर्शदी ग्रुप, इमरान खान, पीटीआई, जब इसकी नॉमिनेशन हुई थी ना, रिपब्लिकन ने नॉमिनेशन कर दी थी कि ये हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा अमेरिकी इंतखाबात में, तो बेचारा ये मुर्शद इमरान खान, इसकी जमात, इसका सोशल मीडिया देखा था, उन्हें कही डोनाल्ड ट्रंप आएगा, ऐसे करके हमारा मुर्शद इमरान खान जेल से नहीं बाहर वो आएगा और हुकूमत में आएगा। और यार उसने 1.5 साल तक मुंह तक नहीं लगाया। नहीं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किसकी तारीफें शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल होना अपनी जगह पे, हाँ। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने रात बयान दिया, उसने कहा जी कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मैं जो पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और अजीम जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स है उनके साथ हूँ। अच्छा, लेकिन ये बात अब हाँ, आपने ये बात की ना, हाँ, अफगानिस्तान और ईरान, ये दो चीज़ें, अफगानिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ लड़ रहा है, उसमें कोई तीसरा मुल्क प्रॉक्सी में इंडिया ज़रूर इन्वॉल्व हो सकता है, प्रॉक्सी में इसराइल भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन बराह रास्त जंग में जो है ना, वो ईरान की वजह से, जब आपने बताया कि मशरिक़ वस्ता के कितने ममालिक हैं जहाँ पर वो बमबारी शुरू कर दी है ईरान ने। अफगानिस्तान में ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था, 20 साल वहाँ पर रहा था, और इत्तहादी फ़ौजें रही थी, नेटो की फोर्सेस रही थी, तालिबान को ख़त्म नहीं कर सकी। तालिबान के साथ ही नेगोशिएशन कतर दोहा में हुई थी, तालिबान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था, और आप सहूलतकार थे उस गुफ्तगू में। उसमें ये था कि जब वो सारा कुछ हो रहा था, तो ये शुरुआत तो की थी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले जो टेन्यूर उसका था। उसके बाद जब नया प्रेसिडेंट आया जो बाइडन, तो उसने भी उसको आगे बढ़ाया, और ये फिर अगस्त में जाके 2021 पे मुकम्मल तौर पे काबिज हो गए थे काबुल में। वो उस हवाले से दूसरी चीज़ है, वो कहते ने इस टुट पैने नूं मारो ताकि साडू एक ठंड हमें भी पड़ जाए कि इसको हम नहीं मार सके, और अल्टीमेटली आपने मार लिया। ईरान डिफरेंट केस है। ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान जिस तरह का मुल्क है, अफगानिस्तान उस तरह का मुल्क नहीं है। ईरान की जो क़यादत है, चाहे वो मजहबी क़यादत हो चाहे इलेक्टेड क़यादत हो, उसमें और अफगानिस्तान की जो इंटरम केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत है तालिबान की, इन दोनों में फ़र्क है। ईरान जो है ना, वो कभी, मैंने ईरान को जब से इंकलाब आया, मैंने ईरान को झुकते हुए नहीं देखा। मार खाई। यार ये बात तो
काबुल के बारे में भी लोग कहते हैं, अफगानिस्तान के बारे में भी, कि वहाँ पे कोई छुप के वार करना, ईरानी कौम छुप के वार नहीं करती। नहीं, लेकिन तालिबान की बात छोड़ दें, अफगानिस्तान के बारे में है कि उन्होंने कभी भी किसी गुलामी को कबूल नहीं किया। जब इंडिया गोरे की कबूल नहीं किया, जब इंडिया गोरे के जेरे नगी था, उस वक्त भी अफगानिस्तान आज़ाद था। उस वक्त तालिबान नहीं थे, मुजाहिदीन नहीं थी। इनका तर्ज अमल तो तब्दील हुआ है मुजाहिदीन और तालिबान के बाद। तो मुजाहिदीन ने भी पहले रूस को के साथ लड़ाई की, बाद में अमेरिका ने। पाकिस्तान भी खड़ा था, अमेरिका भी खड़ा था, CIA भी खड़ी थी, इजराइल भी खड़ा था, पाकिस्तान भी खड़ा था, सारी दुनिया खड़ी थी। वो तो यार खड़ी ना होती तो फिर एक अलग बात। लेकिन जो खतरनाक बात है ना खान साहब, जिसको आप इजी ले रहे हैं अभी, कि आपका ख्याल है कि ईरान जो है एक डिफरेंट एंटिटी है और अफगानिस्तान डिफरेंट है। वो डिफरेंट है दोनों में। लेकिन जो ग्रेट गेम है इस रीजन में, अगर आप उसको देखें, नेतन्याहू ने 4 दिन पहले कहा था कि मुझे ये शिया मुसलमानों से भी लड़ाई करनी है और सुन्नी से भी करनी है। उसने ये कहा था कि ईरान के साथ साथ सऊदी अरब और क्लैरिटी कितनी क्लियर की है कि मैं शियों के साथ भी लड़ूंगा, सुन्नियों के साथ भी लड़ूंगा। लेकिन तालिबान का नाम नहीं लेकिन मैं यहाँ तालिबान सुन्नी में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, वो किसी में नहीं आते, सुन्नी भी डिसोन कर जाते हैं। कि मोदी 2 दिन पहले जब तल अवीव में था और जब नेतन्याहू से बात कर रहा था, तो नेतन्याहू ने अपनी जो रिस्पॉन्डिंग स्पीच है उसमें ये कहा था कि मोदी साहब का ख्याल है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रही है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं इनकी फरमाइश पर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार। और साथ ही साथ तालिबान ने क्या कहा? तालिबान ने ये कहा कि अगर हमें इंडिया की या इज़राइल की भी सपोर्ट मिलती है और हमारा मुखालफ एनिमी जो है उसके ख़िलाफ़ अगर हमें कोई कहीं से भी सपोर्ट मिलती है तो उसमें कोई बेअसूली की बात नहीं है, हम कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो ट्रैप भी तो कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान ईरान के बॉर्डर मिलते हैं आपस में, नहीं। और ये जंगों का सिलसिला अगर शुरू हो गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। है यार, एक बात है, मैं पहले तो उसको बात को दोहरा दूं कि नेतन्याहू ने बिल्कुल ठीक कहा था। नेतन्याहू ने, इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं शियों के साथ भी लड़ूंगा, मैं सुन्नियों के साथ भी लड़ूंगा। तालिबान का उसने जिक्र नहीं किया था। तालिबान को हमारे ये 2 बड़े जो मसलिक हैं इस्लाम के, ये डिसोन करते हैं तालिबान को। सुन्नी भी डिसोन करता है, प्राइवेटली बैठे हो कहेंगे यार किस तरह की गल कर दे, मैंने जिस तरह की तशरीह ये कर रहे हैं, साढ़े हथे तो इस तरह की तशरीह तो कभी हुई नहीं। अब ये है कि नेतन्याहू ने बिल्कुल सही कहा था, उसने शियों से भी लड़ना है और सुन्नियों से भी लड़ना है, लेकिन तालिबान क्यों सपोर्ट करेगा? लेकिन सुन्नियों में वो सल्फियों को भी ऐड करते हैं और देवबंदियों को भी ऐड करते हैं। यार ये सल्फी और देवबंदी भी, अगर मैं आपको बताऊं, मुझसे शेयर किया गया, देवबंदी भी डिसोन करते हैं, सल्फी भी डिसोन करते हैं। आप बताएं। नहीं, आपके जो मुफ्ती साहब हैं जो तकी उस्मानी, वो तो तालिबान के हमायती हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अच्छा मेरी बात, चलो ये सारे उनके हमायती हैं। फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग में, एक जलसे जुलूस में इन्होंने अटैक किया था। इतने बंदे, बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगर ज़्यादा तादाद में बंदे मरे हैं, 70 के करीब बंदे मर गए थे। आज फजलुर रहमान ने फिर कहा है उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि जनाब आप ये जो अफ़गानिस्तान में कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है, आप इसको इंडिया मत समझें। आप कह रहे थे कि फजलुर रहमान कहता है कि हम बता देते हैं उसको, बता देते हैं। तो फिर यार तुम्हें यहाँ से तुम अंदाज़ा करो कि ये बोलते क्यों हैं तालिबान के हक़ में, क्यों ये खुद मानते हैं कि हम बता देते हैं, हमें डर है, हम पे अटैक भी कर देते, तो हम कैसे बचेंगे? एक कार बढ़ के मार देने। आज ये रात से लेकर अब तक जो पेशावर में और ख़ास तौर पे बन्नू में ये 4-5 जगह पे जो वाक़यात हुए हैं ना, ख़ास तौर पे आप समझ लें कि बन्नू, उसके बाद मीरा शाह, वहाँ पे अदालत में हमला हुआ, पेशावर में 2 थानों पर ग्रेनेड से अटैक किया गया, और बहुत सारे इलाकों में जो उनका खैबर से लेकर डेरा इस्माइल ख़ान तक, बहुत सारे इलाकों में उन्होंने जो देसी साख्ता ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए अटैक्स किए। अब ये देखें ना आप कि सिंध हो उसके शहर हो कराची, पंजाब हो उसका शहर हो लाहौर, या फिर इस्लामाबाद हो, उनकी उस तरह की पेनिट्रेशन नहीं है, वो स्ट्राइक ज़रूर कर जाते हैं,
पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आए, वारदात करके फिर निकल गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो बाकायदा रिहाइश पजीर हैं, हाँ वो रेजिडेंट है, वहाँ के रेजिडेंट हैं। और ये जो नूर वली महसूद है ना टीटीपी का जो सरबराह, और ख़ास तौर पे हाफिज़ गुल बहार, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिए हैं अपने अपने प्रॉक्सीज़ को, स्लीपर सेल्स को जो सोए हुए थे कि एक्टिव हो जाओ। और वो स्लीपर सेल्स सिर्फ केपी में नहीं है, वो आपके सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी हैं और फेडरल टेरिटरी में भी है। तो ये एक डेंजरस है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, एक तरफ ईरान को घेरा जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, पीछे नेतन्याहू है। ईरान के पीछे भी नेतन्याहू है, लेकिन साथ ये जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं जिनको उन्होंने ठोका है, ईरान के पीछे नेतन्याहू पीछे तो हम समझते हैं कि वो जो सपोर्ट कर रहा हो जी, वो कहना है ना, अरे पीछे कौन खलोता है। जैसे इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान, हम अकेले पाकिस्तान से नहीं जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान के पीछे चाइना और टर्की खड़ा था। तो ये जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना पीछे, तो वक्ती तौर पे इंप्रेशन जाएगा शायद जैसे नेतन्याहू सपोर्ट कर रहा है। हालांकि नेतन्याहू तो फ्रंट लाइन पे है, फ्रंट लाइन। नेतन्याहू का ये है, एक और बात बताऊं, पिछली जो जंग हुई थी ना ईरान इजराइल की, मैं बात बताता हूँ। तो ईरान बेचारों के पास असले में सिर्फ मिज़ाइल और ड्रोन्स हैं। मिज़ाइल में बैलिस्टिक मिज़ाइल भी हैं, क्रूज़ मिज़ाइल भी हैं। और इजराइल के पास था मल्टी टियर्ड एरियल डिफेंस सिस्टम, उसको कहते हैं, जिसमें आयरन डोम भी थे, जिसमें डेविड स्लिंग्स भी थे, जिसमें पैट्रियट भी थे, जिसमें एरो भी थे। अब वो करते क्या थे कि उनको पता था कि ईरान के पास जो लिथल वीपन है ना, जिसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर तक है, वो मिज़ाइल और ड्रोन है। अब ड्रोन और मिज़ाइल के बारे में, ख़ास तौर पर मिज़ाइल के बारे में होता है कि टारगेट से अगर आप डेविएट कर गए तो वो उसको कहते हैं कि ये नाकाम हो गया। जो इजराइल के पास था मल्टी टियर्ड एरियल डिफेंस सिस्टम, इसमें जो मैंने बताया ना कि आयरन डोम भी था, डेविड स्लिंग्स भी था, पैट्रियट भी था, एरो भी था। इनका काम था कि मिज़ाइल को अपने टारगेट पे नहीं पहुंचने देना। अब उसमें क्या हुआ था, ये मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं, वेस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं। उसमें यह था कि जब जंग बिल्कुल आखिरी लम्हात में थी ना, जब ख़त्म हो रही थी, तो ईरान के पास मिज़ाइल ख़त्म हो रहे थे तेज़ी के साथ, और इजराइल के पास जो ये एरियल डिफेंस सिस्टम था ना, और जितने हथियार बताए जो नाकारा करते थे, फेंड ऑफ करते थे मिज़ाइल्स को, ये भी कम हो रहे थे, ये भी ख़त्म होने के बराबर आ गए थे। अब जब ये दोबारा जंग में आए हैं तो इजराइल के लिए तो गुंजाइश बनती है, इजराइल को कहीं किसी जगह से भी वो असला मिल सकता है। मसला ईरान का है कि ईरान के पास एक ही लीथल वीपन था, वो मिज़ाइल थे, जो काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो चुके थे। क्या इस दौरान में जो पहली जंग हुई थी ईरान, इजराइल और अमेरिका की, उसके बाद का जो गैप आया, क्या ईरान को किसी ने, रूस ने या चीन ने या कोरिया ने कोई मिसाइल दिए? मैंने खबर नहीं पड़ी। नहीं, इसमें ये हुआ है कि नंबर वन जो यूएसएसआर मतलब रूस है, रूस ने एक तो उनकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है इन अटैक्स के बाद, जो पिछले अक्टूबर में हुए थे, उसके बाद उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी इस हद तक एनहांस करवा दिया है कि लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन में वो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर सकते हैं। एक मिनट, नंबर वन आपने कहा रूस का, जी, ये भी खबर निकली है कि जो रूस किसके साथ लड़ रहा है? यूक्रेन के साथ। हाँ। यूक्रेन ने सपोर्ट का ऐलान किसका किया है? ईरान की। अब यूक्रेन पे जो मिसाइल मारे गए, जो रूस मारता रहा, वो वही मिसाइल थे जो ईरान इजराइल पे मार रहा था। अब ये हो सकता है कि रूस ने जो मिसाइल यूक्रेन पे मारे, वही मिसाइल उसने ईरान को दिए होंगे। अब दूसरी बात है कि यूक्रेन ने क्यों जंप इन किया? उसका ये वजह हो सकती है कि यूक्रेन बहुत अरसे से एक ऐसा जेस्चर दे रहा था जिसमें मायूसी थी कि मुझे यूरोप, मुझे उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे अमेरिका आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट कर दिया। शायद उस वजह से उसने यूक्रेन ने कहा कि भी ईरान की तरफ। हाँ, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वो मशरिक़ वस्ता में यूक्रेन तो एक तरह से इररिलेवेंट चीज़ है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये कि रूस ने और चीन ने
वो इस सारी ये जो इतनी बड़ा स्टेज है, वॉर थिएटर है, उसमें वो अलग तो नहीं रह सकते ना। उन्होंने इस अरसे में अक्टूबर से लेकर अब तक ईरान के बैकअप, जो सिक्योरिटी उसका पैराडाइम है, उसके बैकअप में इजाफे में बड़ा कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है कि जिसके नतीजे में ईरान अब ज़्यादा ताकत के साथ लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात लेकिन सवाल फिर वही है बुनियादी, कि क्या ये जो वॉर थिएटर बनने जा रहा है मशरक़ वस्ता और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें एक तरफ चाइना और रूस हमारी मदद कर रहे होंगे या किसी की मुखालफत कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलके अटैक कर रहे होंगे। ये ख़तरनाक सिनेरियो बनता जा रहा है। ईरान को जो मिसाइल या असला दिया जाता है, चीन देता है या रूस देता है? आपको पता है किस कंडीशनलिटी में देते हैं? ये मदद ज़रूर करते हैं, असला सप्लाई ज़रूर ईरान को होता है, लेकिन वो कंडीशनलिटीज़ की स्टडी करो जाके। आप ऐसे जैसे आप तरस तो खा रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि ईरान को मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप जो कंडीशन लगा रहे हो उससे पता लग रहा है कि तुसी बाकायदा एहसान जता रहे हो कि तुहानू असी असला दे रहे हैं, तो इन शराइत पे दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा एज जो इजराइल के पास चला जाता है, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है, वो ये है कि टॉप 100 जो आम असला प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं दुनिया की, उसमें 7 कंपनीज़ हैं इजराइल की, जिन्होंने पिछले 20 साल में 22,000 अरब रुपए का असला बेचा है। ईरान का असला, हमारा असला, ईरान का असला, हम टॉप 100 कंपनीज़ में नहीं आते, इजराइल आता है। और उस कंपनियों में एक कंपनी का नाम बताऊंगा, आपकी हंसी निकल जाएगी। एक कंपनी का नाम है राफेल। अब वो राफेल जो हमने गिराए थे वो डिसॉ कंपनी ने बनाए हैं, फ्रांस की। ये जो राफेल कंपनी है ये इजराइल की कंपनी है, और इनका भी कुछ 6,000 अरब रुपए का इन्होंने असला बेचा है। दूसरी तरफ ये है कि असला बेचने के अलावा इजराइल ने 24 अरब डॉलर का जंगी अखराजात किए, बेचने के अलावा 24 अरब डॉलर। और ईरान बेचारे ने क्या किए जंगी अखराजात? 9 अरब डॉलर। अब ये देखो, मुवाजना देखो आप। बहरहाल जंग जो आज के दौर में लड़ी जाती है उसमें असला तो चाहिए ना, हथियार तो चाहिए ना। जंग होती है, जंग ऐसे थोड़ी होती है कि जी आप यहाँ पे बढ़ के, अब ये जैसे पाकिस्तान में सियासी जंग होती है, ये तो बड़कों पे हो रही होती है ना। जंग बड़कों पे नहीं होती, जंग में आपको असले की जरूरत पड़ती रहती है। अब वो असले ना होने के बावजूद ईरान का खड़ा होना, ये बहुत दलेर और बहादुर कौम ही हो सकती है। और आज उन्होंने जिस तरीके से, मैं नहीं समझ रहा था कि अगर इजराइल अटैक करेगा ईरान पर तो वो रियाज पे भी अटैक कर देगा, शारजा दुबई पे भी कर देगा, कुवैत पे भी कर देगा, कतर पे भी कर देगा। ये उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया है अपने अरब मुल्कों को। बड़ी दलेर कौम है, दलेर लोग हैं। हमारे मुसलमानों में खुदा की कसम अगर कोई दलेर है ना तो वो ईरान है। लेकिन आप ये हमारे यहाँ मुल्क में तो सियासी ख्वाजा सराय रहते हैं, लेकिन सिर्फ बढ़के मारते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि एक तरफ आपने सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट किया हुआ है रिसेंटली, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो सऊदी अरब पे अटैक भी कर रहा है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने इन लोगों को चेतावनी दी है कि आप अमेरिका के सहूलतकार मत बने, अगर बनेंगे तो मैं आपसे आपकी भी खैर नहीं है। और दूसरी तरफ मेरी हंसी क्यों निकली, थोड़ा सा पूछे ना, मेरी हंसी क्यों नहीं? यूएई का जिक्र किया आपने, जी, मेरी हंसी निकल गई। क्यों? वहाँ दुबई है, दुबई में जो दुबई प्रॉपर्टीज़ लीक्स होती हैं, जो आखिरी लीक्स हुई थी 2024 में, वो ये लीक्स हुई थी कि पाकिस्तान नंबर 2 पे है पाकिस्तानी लोग जो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। नंबर 1 है इंडिया। इंडिया के लोगों ने 17 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि पाकिस्तानी लोगों ने 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ दुबई में खरीदी। अब ये देखो कि इसमें आसिफ अली जरदारी का फैमिली भी आती है, इसमें नवाज शरीफ ख़ानदान की भी फैमिली आती है, इसमें इमरान खान की फैमिली भी आती है, और इसमें फरागो की भी आती है। अब देखें कि सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद तो ये लोगों को होना चाहिए। सजा साहब आपको नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता यूएई में कुछ होता है, अगर बम्ब शाम जानते ने, अगर खुदा ना खास्ता, मैं 4 दफ़ा खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि दुबई में अगर कुछ होता है
तो यार आपको ये रोते हुए मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज इनकी हैं, हमारी नहीं है। लेकिन अभी आपको ये बता दूं कि ये जो जंगों का इफेक्ट आता है ना, जिस तरीके से आज बात हो रही थी कि ये जो मशरक़ वस्ता की जंग है, ये पता नहीं कितने दिन चलती है, उसके नतीजे में तेल महंगा होगा, उसके नतीजे में जो आम आदमी है गुर्बत में इजाफा होगा, कमज़ोर आदमी ज़्यादा मारा जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी अगर दुबई में है और यहाँ पे भी मेरी बात सुने, अगर ये जहाज़ जंग अजीम में क्या होता था, जर्मनी पे हो कि इंग्लैंड में हो, जंग अजीम में जब एयर रेड होती थी तो कहते सूरज नज़र नहीं आता था, इतने जहाज़ आते थे। बिल्कुल खुदा ना खास्ता, मैं फिर खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हैं तो पाकिस्तानी, भावें नवाज शरीफ ख़ानदान है, भावें जरदारी ख़ानदान है, भावें इमरान खान ख़ानदान है, भावें फ़राक होगी है तो पाकिस्तानी ने। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह से होती है, ये जो मे फेयर है लंदन में, जहाँ नवाज शरीफ ख़ानदान की फैमिली की प्रॉपर्टी है, मे फेयर की हिस्ट्री जानते हैं? जब दूसरी जंग अजीम थी ना, तो मे फेयर खाली करा दिया गया था और वहाँ पर हुकूमती दफातर और फौजी दफातर बन गए थे, और जो प्राइस थी मे फेयर की, हमेशा से जो प्राइस टॉप पे रही थी, वो प्राइस ने डिप लिया था, टगा टोकरी हो गए सन। दोबारा जब मालकान को जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिनके घर थे, जिनके फ्लैट थे, जब उनको दिए गए ना, तो उनको इंतज़ार करना पड़ा था कुछ साल, वो फिर प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर गई थी, फिर हुआ था। मईशत तो ज़ाहिर है, मईशत तो पहली विक्टिम होती है जब भी जब भी जंगी सूरत होती है, और गरीब आदमी सबसे ज़्यादा विक्टिम होता है। इसलिए ये जो ख़तरा है अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान तक और ईरान से इज़राइल तक, और एक ये जो जंग की एक नई जंजीर सी बन रही है, हम यही सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि कोई सैनिटी प्रिवेल करे और कोई ऐसा रास्ता निकले कि ये जल्दी ये सारा जंगी एक्ट या जंगी थिएटर जो है जल्दी लपेटा जाए। अदरवाइज अगर ये लंबा चलेगा तो इसके नतीजे में बहुत सारी पेचीदगियां पैदा होंगी। मई में जंग हुई थी ना पाकिस्तान इंडिया की, तो मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला, टीवी पे, पॉडकास्ट पे, मैंने जंग की मुखालफत की कि जंग जो होती है ना, वो ये नहीं, जीतने वाला बज़ाहिर तो जीत चुका होता है, लेकिन नुकसान उसका भी बड़ा होता है, जीतने वाले का भी नुकसान बड़ा होता है। जंग इसको कहते हैं, जंग में इंसानियत हारती है। जंग में होता है कि जंग में सबसे पहले जो कैजुअलिटी होती है, जो किलिंग होती है, वो सच की होती है। जंग ऐसी खौफनाक चीज़ है, सबसे पहले जो किलिंग होती है, जो मारा जाता है, वो सच मारा जाता है, उसके बाद जाके बाकी चीज़ें होती हैं। खैर, हम ये सोच सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा आग लग गई है कुछ ही दिनों में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें हैं, पाकिस्तान में उनकी प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं, पूरा मशरक़ वस्ता जो है वहाँ पे बमबारी हो रही है, ये मामला किसी न किसी किनारे पे लगे और कोई अमन की राह निकले। इस दुआ के साथ आज हम आपसे इजाज़त लेंगे। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।